हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स के अंदर यूनिट नंबर 3 का टॉपिक करेंगे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन की। थर्ड यूनिट के अंदर हमने पहले लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, विभिन्न प्रकार के मेथड के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्किल का टॉपिक कि किन किन कौशलों का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो हमने कल जो टॉपिक किया था वो था हमारा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल के रूप में कि हम पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है। उससे जो नेक्स्ट स्किल है वो है हमारी स्किल ऑफ द स्टिमुलस वेरिएशन कि इसके पाठ प्रस्तावना के बाद जो कौशल है हमारी महत्वपूर्ण है वो है उद्दीपन कौशल क्या है या उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन और हिंदी में बोला जाता है उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल कि आप अपने शिक्षण कार्य के दौरान उद्दीपन कैसे करते हो, उसको क्या से परिवर्तन रूप से माना जाता है। वास्तविक अर्थों में हम यदि उद्दीपन की प्रक्रिया से अभिप्राय माने तो ये माना जाता है कि मनुष्य को उसकी प्रतिक्रियाओं के लिए जो प्रक्रिया प्रोत्साहित करती है या सूचना के स्रोत के रूप में हमारी वृद्धि करती है उसको हम उद्दीपन कौशल के रूप में जानते हैं। क्योंकि उद्दीपन कौशल के अंतर्गत अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपने शिक्षण कार्य को करते हुए विद्यार्थियों को अपने शिक्षण कार्य की ओर वो आकर्षित कैसे करें। आकर्षित करते हुए और उनका ध्यान बनाए रखने के लिए जितने भी प्रकार की टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे हाव भाव प्रदर्शित करना, बॉडी का मूवमेंट करना, विभिन्न प्रकार की जेस्चर प्रदर्शित करना, जैसे हाथों की मूवमेंट करना, ये सब क्या कहलाता है, उस प्रक्रिया को हम उद्दीपन कौशल का नाम देते हैं। क्योंकि यदि आप एक ही जगह सीमित अर्थों में खड़े रहोगे तो वो आपका शिक्षण उदासीन हो जाएगा। क्योंकि एक जगह खड़े रहने से यदि उसके अंदर टीचर एक जगह शिक्षण कार्य के अंदर खड़ा है और बाकी विद्यार्थी उसको सुन रहे हैं, ना तो उसके अंदर आप किसी प्रकार का कोई मूवमेंट कर रहे हो, ना ही किसी प्रकार के बच्चों की अंतक्रिया कर रहे हो, तो उसके अंदर उस शिक्षण को हम रोचक शिक्षण के रूप में नहीं मानते। तो इसीलिए उस शिक्षण कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हमारी गतिविधियां होनी चाहिए, जिन गतिविधियों के अंतर्गत हम अपने कार्य को करते हुए बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षण हमारा रोचक कब बनेगा, मौलिक रूप से हम कब प्रदर्शित कर पाएंगे, जब तक टीचर का विभिन्न प्रकार की अंतक्रियाओं करते हुए हाव भाव प्रदर्शित नहीं होता, तब तक हम अपने शिक्षण कार्य को, टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमारी इस स्किल को नाम दिया गया है स्टिमुलस वेरिएशन। उद्दीपन कौशल कैसे होता है, किन किन गतिविधियों को करने से हमारा ये जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बनेगा। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले की गति। अब अध्यापक को मूवमेंट करना, मूवमेंट कैसे करनी है अध्यापक को। अब गति का कार्य करते हुए अनुदेशनात्मक क्रियाओं के लिए सबसे पहले कि अध्यापक को खुद को और उसके साथ साथ बच्चों की मूवमेंट होना जरूरी है। जैसे कि टीचर कक्ष में पढ़ाते हुए बच्चों की बेंचेस के बीच की जो लाइन है उसके अंदर राउंड देना, उनको बीच बीच में से प्रभावशाली ढंग से खड़ा करना, विभिन्न प्रकार की गति करके बीच में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके बच्चे को कक्ष में बीच में खड़े करना, इस प्रकार की गतिविधि होना शिक्षक कार्य के अंतर्गत शिक्षक के लिए जरूरी है। तभी जाकर हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होना इसके अंतर्गत जरूरी है। दूसरा इसके अंदर है कि समन्वय क्रिया। अब समन्वय क्रिया क्या होती है कि जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारा खुद की एक्टिविटी का होना। खुद की एक्टिविटी कैसे होती है, जिसके अंतर्गत हम इस बात को सुचारू रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि जिसमें छात्रों को खुद को क्रिया करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, जिसके अंदर
देखिए कि अध्यापक ने वर्डिंग बोली और बच्चों को कहा कि आप इसको खुद कॉपी पर नोट करोगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों की इन्वॉल्वेशन भी होती है, क्योंकि हमारे इसके अंदर 4 बिंदुओं को हम जब भी रियल टीचिंग के अंदर हम लेसन प्लान बनाते हैं, हमारा शिक्षण बिंदु पहला पॉइंट, दूसरा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का होना कि जो प्यूपल टीचर है वो कक्षा में क्या पढ़ाता है, तीसरा हमारा पॉइंट कि विद्यार्थी की क्रिया कि कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, विद्यार्थी कॉपी पर लिख रहे होते हैं, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शामपट की शामपट पर जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनको लिखने का, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, प्रयास करना। तो इसीलिए छात्रों की स्वयं की क्रियाएं भी इसके अंदर होना बहुत जरूरी है, तब तक हमारा शिक्षण प्रभावशाली नहीं बनता। अध्यापक के द्वारा गति करना पहला, दूसरा हमारा क्या है कि समय के द्वारा क्रिया करना। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है तीव्रता कि जिसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि तीव्रता किस प्रकार की होनी चाहिए। तीव्रता जो होनी चाहिए उसके अंतर्गत हम मानते हैं कि वातावरण सामान्य अवस्था में होता है, उसके अंतर्गत शिक्षक को अपनी ऊंची आवाज करना, किसी बात पर आप बल दे रहे हो उसके अंतर्गत वो किसी विशेष शब्द को बोला जा रहा है, आप ऊंची आवाज के साथ बोलते हो, कई बार आखिरी पॉइंट है उसको आप धीमी आवाज में बोलते हो, तो इसके अंतर्गत आपके सेंटेंस, आपके द्वारा बोले गए सेंटेंस को बड़ी तीव्रता के साथ बोलते हो, गति देकर उसको जब बोलते हो, तीव्र रूप से बोलते हो, तो वो भी हमारी एक बॉडी का मूवमेंट होता है, क्योंकि आप सामान्य अर्थों में जब बोलते रहते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ बच्चे होते हैं जो आप धीमे बोलोगे उनको कम सुनाई देता है, अब जोर से बोलोगे, ज्यादा सारे लेक्चर के अंदर आप जोर से बोलते रहोगे तो शुरू वाले बेंचेस के अंदर बैठने वाले बच्चे उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज के अंदर कभी तीव्रता लानी है, कभी उसको कम करना है, तो इस प्रकार की मूवमेंट आपकी आवाज के अंदर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि विषमता। अब विषमता का क्या अभिप्राय है कि इसके अंतर्गत हमारी क्या होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की विषमता होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब एक जैसी आप बच्चों को टॉपिक के अंतर्गत क्रिया करोगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो अलग अलग प्रकार की आपके अंदर इस प्रकार की क्रिया होनी चाहिए जिसको हम विषमता बोलते हैं, तो बच्चों का ध्यान आपके शिक्षण कार्य की ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि इस विषमता के अंतर्गत ही आप आसानी के साथ अपने लेसन को, अपनी पाठ्य योजना को, अपने शिक्षण कार्य को रोचकपूर्ण बना सकते हो, क्योंकि जब आप एक ही प्रकार की क्रिया करोगे तो धीरे धीरे करके बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो समाप्त हो जाएगा, तो वो अपने शिक्षण कार्य की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए आपके लिए जरूरी क्या है कि हम अपने कार्य को, शिक्षण कार्य को करते हुए विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करने का प्रयास करें, जिससे कि हम अपने शिक्षण को रोचक और इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा सकता हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापक का समय का व्यवहार। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापक का खुद का व्यवहार वो किस प्रकार से, कि अध्यापक का समय का व्यवहार, कि जो अध्यापक खुद व्यवहार करता है वो भी आपके शिक्षण कार्य को बहुत प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से? क्योंकि यदि आपका व्यवहार बच्चों के प्रति मिलनसार है, प्रभावपूर्ण है, गुणवत्तापूर्ण है, तो आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। यदि अध्यापक का व्यवहार बच्चों के प्रति सही नहीं है, उचित नहीं है, तो आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कक्ष में जाते ही पढ़ाना नहीं काम है, बल्कि उसके लिए आपको पहले से इन्वायरमेंट तैयार करना होगा, बच्चों के साथ घुल मिल का, उनके साथ अपने अटैचमेंट करने का, संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा, उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करना होगा। तो इसलिए आपका खुद का व्यवहार आपको अपने शिक्षण के प्रति आकर्षण करने का काम करता है, क्योंकि यदि आप शिक्षक के रूप में वहां पर जाते ही पढ़ाना शुरू कर दोगे,
एक ही स्थान पर खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दोगे तो प्रॉपरली कभी भी आप अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली नहीं बना सकते। तो इसलिए शिक्षक को अपने व्यवहार के द्वारा भी बच्चों को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा परिवर्तन, 6 पॉइंट है हमारा परिवर्तन, चेंजेस। अब चेंजेस किस प्रकार से क्या काम करती हैं, हमारी जो चेंजेस होती हैं, परिवर्तन होना, किस प्रकार से परिवर्तन होना कि आप अपने जैसे जैसे नियमों का प्रयोग करते हो वैसे वैसे आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने संकेत करना, कभी ऊंची आवाज में बोलना, कभी बीच में बच्चों को किसी बच्चे को विद्यार्थी को खड़े कर लेना, तो इस प्रकार का परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप कंटिन्यू अपने टॉपिक को डिस्कस करते रहते हो, जब तक कंटिन्यू डिस्कस करोगे तो बच्चों का इवोल्यूशन नहीं होगा, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक आप बच्चों की अंतक्रिया के माध्यम से उस लेसन को अच्छा रोचक नहीं बना सकते। तो आपके लिए जरूरी क्या माना जाता है कि आप अपने 40 मिनट के पीरियड के दौरान कुछ परिवर्तन करें, कुछ आप खुद डिस्कस करें, कुछ बच्चों को डिस्कस करने का मौका दें, कुछ संकेत के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करें, कुछ गाइड करें। तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन क्या होते हैं, इसीलिए हमारी 6 स्किल का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार से, जैसे हमारी इंट्रोडक्शन स्किल की थी हमने इससे पहले, उसके बाद हम स्टिमुलस वेरिएशन कर रहे हैं, तो ऐसे इसके अलावा हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल आएगी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल इसके साथ आएगा। तो इसलिए हमें इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस स्किल का प्रयोग करके हम अपने कार्य को संपन्न करें, विभिन्न प्रकार की स्किल के माध्यम से ही हम संपन्न कर सकते हैं। तो परिवर्तन करना हमारे इस कौशल के अंतर्गत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग, 7 पॉइंट है कि दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग, सामग्री की जो हम ऐसी सामग्री का प्रयोग करें जिसके माध्यम से दृश्य, जिसको केवल हम देख सकते हैं, जैसे चार्ट है, मॉडल है, हमारा विभिन्न प्रकार के और हमारी ऐसी चीजें हैं, बुक्स हैं या ब्लैक बोर्ड है, जिसको केवल हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। इसी प्रकार से क्या करना है कि श्रव्य सामग्री की केवल आप उसको सुन सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। ऐसी ऑडियो जैसे टेप रिकॉर्डर है, तो टेप रिकॉर्डर को हम केवल सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो इसलिए इस विशेष बात का ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री का भी उपयोग होता है जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वो किस प्रकार से, जैसे कंप्यूटर है, टेलीविजन है, ये सब चीजें क्या है कि इनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण का कार्य करते हुए अपने इस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें, ताकि विद्यार्थी हैं जो कक्षा के, वो आपके जो लेक्चर है, आपका जो पीरियड है, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो उस ओर आकर्षित हो और ध्यानपूर्वक उसे सुने और समझने का वो प्रयास करें। क्योंकि टीचिंग मटेरियल के रूप में जब हम इसका प्रयोग करेंगे वो इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सको। क्योंकि जब आप केवल थ्योरिकली पढ़ाते रहोगे तो बच्चा उसके अंदर रुचि लेना बंद कर देता है। जब आप उसके अंदर विभिन्न प्रकार की टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हो तो उसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो इन गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारी नवीनता। नवीनता किस प्रकार से कि जो हम पहले हमारी स्किल के अंदर किया, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने किया था कि पीके टेस्टिंग का एक कंपोनेंट किया था। पीके टेस्टिंग क्यों की जाती थी कि आप बच्चे को जो नया ज्ञान देना चाहते हैं उससे पहले पुराने ज्ञान को आधारशिला बनाकर ये जानने का प्रयास करें कि बच्चे को क्या कुछ आता है या नहीं आता है। इसलिए क्योंकि जाते ही आप नया ज्ञान उड़ेलना शुरू कर दोगे तो बच्चा आसानी के साथ उसको नहीं समझ सकता। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि जो भी आप नया ज्ञान देना चाहते हैं तभी बच्चा उस ओर आकर्षित होने का प्रयास करता है। यदि आप उस वक्त अपने शिक्षण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का नया ज्ञान नहीं देते अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चे अपने उस शिक्षण कार्य के प्रति आपके उदासीन हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो उससे संबंधित हम नया ज्ञान बच्चे को देने का प्रयास करें कि आपके ज्ञान के अंदर, अपने शिक्षण के अंदर नवीनता होनी चाहिए। क्योंकि नवीनता होगी
नॉवेल्टी होगी तभी जाकर के उनको कुछ नया होगा, तो बच्चे आकर्षित होंगे, और यदि आकर्षित होंगे तो कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और आपकी कक्षा के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनेगा। तो इन परिस्थितियों प्रक्रियाओं के आधार पर क्या मानते हैं कि उद्दीपन कौशल के अंदर ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हो। अब हम बात डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इस प्रकार का उद्दीपन कौशल है, किन किन कंपोनेंट के आधार पर हम इस कौशल का प्रयोग करते हैं। इस कौशल का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट का, विभिन्न प्रकार के घटकों का प्रयोग करना होगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक, उद्दीपन कौशल के घटक, किन किन घटकों का प्रयोग करके हम इसको प्रभावशाली बनाएंगे। एक तो सबसे पहले हम कहते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण शैली में परिवर्तन। व्यक्तिगत शिक्षण शैली में परिवर्तन किस प्रकार से, पहला पॉइंट हमारा कि व्यक्तिगत जो हमारा टीचर, हर टीचर एक जैसा नहीं पढ़ाता, तो उसको हर टीचर का पढ़ाने का मेथड, तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। तो इसलिए व्यक्तिगत शिक्षण शैली में परिवर्तन, शिक्षण शैली में परिवर्तन कि टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं तो वैसा अलग अलग परिवर्तन भी होना चाहिए। वो किस प्रकार से, क्योंकि हर टीचर का जो नेचर है, हर टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो एक जैसा नहीं हो सकता। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, पहला हमारा पॉइंट है कि व्यक्तिगत शिक्षण शैली में परिवर्तन, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर टीचर का इंडिविजुअल क्या होता है कि वेरिएशन होती है, अलग अलग होती वेरिएशंस होती हैं। इस वेरिएशन के तहत हम क्या करते हैं कि हमें कुछ चेंजेस करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आवश्यकता अनुसार जैसा परिवर्तन करने का प्रयास होगा, जैसी स्थितियां होंगी वैसा हम परिवर्तन कर देते हैं। सेकंड इसके अंदर है फोकसिंग कि केंद्रण करना। सेकंड हमारा इसका सब पॉइंट है, पहला पॉइंट है इसका सब पॉइंट है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना, कि जैसी जरूरत हो वैसे टीचर को परिवर्तन कर लेना चाहिए। नंबर दूसरी बात है कि फोकसिंग, केंद्रण, कि केंद्रण किस प्रकार से कि आपको अपने टॉपिक को फोकस करके, उस फोकस करते हुए अपने हाव भाव को प्रदर्शित करने का प्रयास आपको करना है। क्योंकि जब तक आप केंद्रित नहीं होगे, उस पर फोकस नहीं करोगे, तब तक आप आसानी के साथ अपने शिक्षण को, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि हम आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम बात करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है, हमारे जितने इंडियन पैनल कोड के तहत हमारे कानून लागू होते हैं, उस पर कोड लागू होते हैं, वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं जिनके ऊपर इंडियन पैनल कोड में कोई भी धारा लागू नहीं होती, तब वो क्या करते हैं, जुडिशियल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपना डिसीजन देने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से हर अध्यापक इन कौशलों का तो प्रयोग करता ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जैसी जरूरत होती है, जैसा हमारा फोकस होता है, उसी के अनुसार शिक्षण के अंदर बदलाव करने का प्रयास करता है। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हमने बच्चे को जो शिक्षण कार्य के तहत शिक्षा देने का प्रयास करना है, उसके तहत हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हमें होनी चाहिए। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान है वो रखते हैं। इसके अलावा टीचर को हाव भाव केंद्र कि अपने हाव भाव को प्रदर्शित करना होगा, क्योंकि जब तक आप हाव भाव प्रदर्शित नहीं करोगे, कई बार ऐसा टॉपिक आ रहा होता है कि आपको इमोशनल वे में कुछ प्रेजेंट करना होता है, कई बार आप ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं कि आपको उस पर थोड़ा सा सीरियस होकर उस टॉपिक पर बल देना पड़ता है। जैसे इसके अंदर हम शाब्दिक रूप से कहें, जैसे कि मैं कहूं कि इधर देखिए, इधर देखिए, अब मैंने जोर से बोला सभी विद्यार्थी इधर देखिए, तो इधर शब्द जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि उसको शाब्दिक रूप से मैं उसको फोकस करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है। इस चित्र की तरफ देखिए, जब मैंने कहा इस चित्र की तरफ, तो मैंने स्पेसिफिक किसी शब्द का प्रयोग किया है, तो शाब्दिक रूप से मैं उसके ऊपर फोकस करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।
अब कुछ टीचर जो होते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ शिक्षण के अंदर, कुछ टीचर जो होते हैं कि आते ही साइलेंट आपकी कक्ष में खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स की हैबिट होती है, आपने अपना टॉपिक शुरू किया और टॉपिक शुरू करते ही आपने 10 मिनट आप पढ़ाया और 10 मिनट के बाद आपने एक बार विराम दिया। विराम देना और रुकना, क्योंकि कुछ बच्चे कक्ष में क्या करते हैं, अनडिसिप्लिन करते हैं। आप पढ़ा रहे हो, आपने एकदम विराम ले लिया, जब एक बच्चा आपकी तरफ देखेगा धीरे धीरे करके सब बच्चों की तरफ मैसेज पहुंच जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उस मैसेज के तहत बच्चा आगे कन्वे कर देता है और कन्वे करते हुए ये देखता है कि टीचर हमारी तरफ देख रहा है। आपने अपने शिक्षण को रोक दिया तो बच्चा आपके और अपने आप आकर्षित हो जाता है। जिस प्रकार से मैंने अभी थोड़ा सा विराम दिया, तो जब आप मेरी तरफ सुन रहे हो, मेरे को देख रहे हो एक टीचर के रूप में, तो जैसे जैसे बच्चे आपको देखेंगे, आपने विराम दिया तो आप ये और आकर्षित होंगे। तो ये हमारा सब पॉइंट के अंतर्गत विराम आना है। अब विराम क्यों आना चाहिए, क्योंकि इस विराम के साथ साथ आपका चक्षु आई कांटेक्ट भी होना, कि आप कक्ष में 40 विद्यार्थी बैठे हैं, उस 40 विद्यार्थियों को अपने आई कांटेक्ट होना चाहिए। जब आपका आई कांटेक्ट होगा तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आई कांटेक्ट के माध्यम से आप बच्चों को साइलेंट कर सकते हैं, उनको डिसिप्लिन में रख सकते हैं, उस पर संकेत कर सकते हैं। तो आई कांटेक्ट भी आपका होना चाहिए। और आपके जेस्चर, आप टीचिंग करते हुए आपके हाव भाव है वो आने चाहिए। उसके तहत क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक हाव भाव नहीं आएंगे, मैंने अभी इधर में क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि आपके एक जगह रुकने से आपके शिक्षण के अंदर एक उदासीनता आ जाती है। जब आप अपने हाव भाव प्रकट करेंगे तो उसके माध्यम से आप अपनी और अपने शिक्षण की ओर बच्चे का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत शिक्षण शैली के अंदर परिवर्तन करना जरूरी माना जाता है। इसके अलावा हमारे साधन एवं सामग्री में परिवर्तन, दूसरा हमारा इसके अंदर कंपोनेंट क्या है कि हमारा साधन एवं सामग्री के अंदर परिवर्तन, कि जिन साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, साधन व सामग्री में परिवर्तन। सामग्री में परिवर्तन क्यों, क्योंकि जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग के अंतर्गत हमको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जिस साधन का आपने प्रयोग किया, जिस सामग्री का प्रयोग किया, हमने पहले पॉइंट के अंदर एक्टिविटी का जिसके दृश्य और श्रव्य सामग्री की एक देखने की हमारी टीचिंग मटेरियल और एक सुनने का मटेरियल, तो उसके अंदर भी हमें बदलाव लाना है। जिस साधन को हम प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक रूप से कर रहे हैं या हम दृश्य रूप में कर रहे हैं या हम श्रव्य रूप में कर रहे हैं, जिस भी ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी उसके लिए साधन का प्रयोग किया जा रहा है, उसके अंदर परिवर्तन लाना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आप अपने शिक्षण कार्य की ओर बच्चों को आकर्षित नहीं कर सकते। क्योंकि लास्ट हमने एक पॉइंट किया था नवीनता, क्योंकि हर बार नई चीज का पेश होना बच्चों को आकर्षित करता है, और जब बच्चा आकर्षित होगा तो बच्चे का ध्यान मानसिक रूप में आपके शिक्षण के अंदर होगा, और जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हो उसी के माध्यम से आप बच्चे को सिखाने का आपके द्वारा प्रयास हो सकता है। तो इसलिए हमारे दृश्य साधन हो, चाहे श्रव्य साधन हो, चाहे स्पर्श साधन हो, तो उनको हम अपने माध्यम से बताने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा हमारा कंपोनेंट है अंतक्रिया। अंतक्रिया क्यों, अंतक्रिया परिवर्तन। अंतक्रिया परिवर्तन किस प्रकार से, अंतक्रिया विद्यार्थी और अध्यापक में होती है। अंतक्रिया किसमें होगी, वो विद्यार्थी और अध्यापक में होती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारा ये परिवर्तन है वो किस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि अंतक्रिया दो व्यक्तियों के बीच में होती है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति कौन हो सकते हैं, वो अध्यापक एक विद्यार्थी हो सकता है, दो विद्यार्थी आपस में हो सकते हैं। तो उसके अंदर परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपने अध्यापक और विद्यार्थी अंतक्रिया हो रही है। मान लीजिए आपने एक बच्चे को खड़ा किया और किसी टॉपिक के बारे में पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, आपने कहा नहीं मुझे कुछ इस पर डाउट लग रहा, या आपने बहुत अच्छा बताया उसकी प्रशंसा करना
शाब्दिक रूप से अपने विभिन्न प्रकार के शब्दों का वेरी गुड, शाबाश, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपने उसको शाबाश दी। तो इसके अंतर्गत आपस में, या आप दो बच्चों को खड़ा करते हो, एक को उसके पॉजिटिव के लिए बोलते हो, दूसरे को उसके नेगेटिव के लिए बोलते हो, तो दो विद्यार्थियों के अंदर क्रिया होना। तो इस प्रकार से इन कंपोनेंट का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक प्रकार की उद्दीपन कौशल के अंतर्गत आती है। पहला कंपोनेंट क्या, कि व्यक्तिगत शिक्षण शैली में परिवर्तन, कि अलग अलग टीचर की अलग अलग शैली हो सकती है। दूसरा हमारा साधन है सामग्री में परिवर्तन, एक जैसी टीचिंग एड्स का प्रयोग न करना, उद्दीपन कौशल के अंतर्गत चेंज करना। तीसरा हमारा अंतर्लीय परिवर्तन, वो अध्यापक विद्यार्थी में हो सकती है, वो विद्यार्थी के बीच परिवर्तन प्रक्रिया हो सकती है। कंटिन्यू आप विद्यार्थियों के साथ डिस्कस करते रहोगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो जिसके माध्यम से हम शिक्षण को प्रभावशाली करें। उसके साथ साथ बच्चे का एक विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी के साथ डिस्कस करना ये भी कंपलसरी है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के हम कंपोनेंट का प्रयोग करके अपने इस उद्दीपन कौशल को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो शिक्षक को इस विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आपकी टॉपिक आपका कि उद्दीपन कौशल क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जिन कंपोनेंट का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। ओके, थैंक्स।